क्लास कक्षा 11वीं कॉमर्स का लेखा 7 अध्याय 10 मूल्यह्रास प्रावधान संचय चल रहा था, जिसका आज क्लास सेकंड है। फर्स्ट क्लास में मैंने मूल्यह्रास से संबंधित थ्योरिकल पार्ट पढ़ाया था कि मूल्यह्रास क्या होता है, मूल्यह्रास की क्या विशेषता होती है, मूल्यह्रास क्यों लगाया जाता है, मूल्यह्रास लगाने के क्या उद्देश्य होते हैं, मूल्यह्रास लगाने की कौन कौन सी पद्धतियां हमारे सिलेबस में है, जिसमें मैंने दो पद्धति बताया था, स्थायी किस पद्धति और घटती किस पद्धति। उसके बाद मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे कि आप मूल्यह्रास किस प्रकार लगाएंगे और मूल्यह्रास की क्या क्या परिभाषा बताया था। तो सबसे पहले हम लोग मूल्यह्रास का फॉर्मूला को समझ लेते हैं। तो जैसे पहले बताया था, मूल्यह्रास का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, लागत प्लस व्यय। ठीक, लागत मतलब होता है आपकी वस्तु की क्या कीमत, मतलब आपकी स्थायी संपत्ति की कीमत क्या है और उस पर आप कितना रुपए खर्च किए। ठीक, माइनस अवशेष मूल्य। अवशेष मूल्य मतलब होता है बचा हुआ मूल्य। आप यदि किसी संपत्ति को निरंतर उपयोग करते हो कुछ वर्षों तक और उसके बाद यदि उसको बेचते हो, तो बेचने के बाद जो मूल्य आपको प्राप्त होगा वो मूल्य आपका क्या कहलाएगा, अवशेष मूल्य। जैसे आप किसी संपत्ति को 10,000 में खरीदे हो, ठीक है, और उसको आप 5 साल यूज कर लिए, उपयोग कर लिए। अब 5 साल के बाद यदि उसको बेचते हो तो उससे अगर आपको 2,000 रुपए मिलता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अवशेष मूल्य, मतलब बचा हुआ मूल्य। ठीक, उसके बाद बटे जीवन काल, संपत्ति का जीवन काल। संपत्ति का कितना दिन यूज करते हैं, 10 साल यूज कर रहे हो, 5 साल यूज कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। वही अगर क्या हो जाएगा, प्रतिशत विधि का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10/100 और ये हट जाएगा। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगता है आप उससे बनाएंगे, किंतु आप क्वेश्चन के हिसाब से सेट करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इसमें पूछ रहा है। इसको बोलते हैं सूत्र विधि और अगला जो होता है उसको बोलते हैं प्रतिशत विधि। याद रखना, सूत्र विधि और प्रतिशत विधि दोनों का दोनों स्थायी संपत्ति स्थायी किस पद्धति में लग जाता है। हम लोग स्थायी किस पद्धति से बनाएंगे जब भी क्वेश्चन, तो उसमें प्रतिशत विधि और सूत्र दोनों मेथड लगेगा। लेकिन जब घटती किस पद्धति से बनाएंगे तो उसमें केवल प्रतिशत विधि लगता है, दूसरा कोई मेथड नहीं लगता। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं स्थायी किस्त पद्धति। तो स्थायी किस्त पद्धति के बारे में मैंने बताया था कि जब भी मूल्यह्रास हम लोग एक समान लगाएंगे, अर्थात ह्रास की दर प्रतिवर्ष एक समान होगी। जैसे मैंने 1,000 रुपए पहले साल लगाया, तो दूसरे साल भी मेरा ह्रास 1,000 ही लगेगा, तीसरे साल भी मेरा ह्रास 1,000 ही लगेगा, अर्थात कंटिन्यू मेरा ह्रास वही लगेगा। तो ऐसी पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थायी किस्त पद्धति। जैसे उदाहरण नंबर पहला बोलता है, उदाहरण पहला बोलता है एक मशीन का क्रय मूल्य 20,000 रुपए, उसकी स्थापना व्यय 2,000 रुपए, इसका अवशिष्ट मूल्य 1,000 है, इसकी कार्य अवधि 10 वर्ष है। ह्रास कितना निकाले जबकि ह्रास स्थायी किस पद्धति से प्रयोग किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले लगाइए वार्षिक ह्रास। फॉर्मूला लागत प्लस व्यय माइनस अवशेष मूल्य बटे संपत्ति का जीवन काल। ठीक है, अब लागत कितना बताया है, तो लागत आपको बताया है 20,000 रुपए
व्यय कितना बताया है? तो व्यय आपको स्थापना व्यय बताया है 2000। अवशिष्ट मूल्य आपको कितना बताया है? अवशिष्ट मूल्य आपको माइनस में 1000 और जीवन काल बताया है 10 वर्ष। ठीक, तो चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22,000 माइनस 1,000 बटे 10 सॉल्व करेंगे तो 21,000 बटे 10 कट गया तो 2100। मतलब का आज कितना लगेगा? हर साल 2100। ये तो था आपका उदाहरण पहले कि खराज आप कैसे लगाओ। क्लियर? ठीक, अब हम लोग बनाते हैं उदाहरण दूसरा, खाता कि हरास खाता किस प्रकार बताया जाता है और हरास खाते में हरास लगाकर संपत्ति का मूल्य किस प्रकार निकाला जाता है उसको पढ़ते हैं। क्लियर है? इस तरीके से आप हरास याद करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए आपकी बुक का उदाहरण दूसरा। देखिए उदाहरण दूसरा में बोलता है 1 जनवरी 2000 को एक मशीन 55,500 रुपए में खरीदी जिसका अनुमानित जीवन काल 5 वर्ष, अवशिष्ट मूल्य 5,500 आंका गया। वार्षिक हरास की गणना कीजिए। वर्ष 2000 और 2001 में की जाने दीजिए और 2 वर्षों का मशीन खाता बनाइए। मशीन खाता बनाना है तो खाते का नाम लिख दीजिए मशीन खाता। कॉलम आपका बनेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 कॉलम बना, सॉरी ना 1 2 3 4 5 6 कॉलम होगा। तिथि, विवरण, राशि, ये आपका नामे पक्ष मतलब डेबिट पक्ष। फिर आप लिखेंगे तिथि, 2 साल का बनाना है, बीचों बीच बना देता हूं। ठीक है, बीचों बीच बना देते हैं ज्यादा। ठीक, बीचों बीच बना देते हैं, बन जाएगा। तिथि, विवरण, राशि, तिथि, विवरण और ठीक। सबसे पहले ईयर डालो, हो गया। मशीन खरीद रहे हैं, एक मशीन 55,500
500 रुपए में खरीदा गया। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अपन ह्रास निकालते हैं। तो ह्रास का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है? लागत प्लस व्यय माइनस अवशेष मूल्य बटे जीवन काल। तो ठीक है, लागत आपको कितना है? 55,500। लागत व्यय दिया है क्या? नहीं, तो डायरेक्ट अवशेष मूल्य माइनस करो 5,500। जीवन काल कितना दिया है? तो जीवन आपको दिया है 5 वर्ष। ठीक, चलिए तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 50,000 बटे 5 कटेगा तो ह्रास कितना आ गया? 10,000। अच्छा 10,000। अब जनवरी 1 को आप मशीन खरीद रहे हो तो लिखेंगे रोकड़ खाता से कितने रुपए में? 55,500 लिख दिए। डेबिट तरफ में क्यों आया? क्योंकि हमारा एंट्री क्या होता है? मशीन खरीदने के लिए एंट्री क्या होगा? मशीन खाता डेबिट रोकड़ खाता से, यही होता है। तो मशीन खाता डेबिट हुआ, तो मशीन खाते के डेबिट तरफ में क्या लिखेंगे? उसका क्रेडिट वाला, इसलिए रोकड़ खाता से। क्लियर? अब इसको बार बार मैं नहीं समझाऊंगा। ठीक, अब ह्रास निकालेंगे और ह्रास अपना पूरा साल भर यूज करने के बाद साल के अंत में लगता है। तो साल का अंत मतलब दिसंबर 31 को ह्रास आएंगे तो लिखेंगे ह्रास खाता। कितना रुपया ह्रास निकालेगा? 10,000। तो अब बताओ इस साल मशीन का कीमत कितना बचा? 55,500 में से 10,000 जाएगा तो आपके पास बचेगा कितना? 45,500। क्लियर? इसके बाद इस साल को बराबर कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 55,500 55,500 हो गया बराबर। तो ये जो 45,500 निकला वो लिखेंगे शेष में गए। ठीक, अब अगले साल क्योंकि 2 साल को बनाना है तो 2000 से क्या आ जाएगा? 2001 जनवरी 1 को क्या लिखेंगे? शेष लाया गया। कितना रुपए? 45,500 हो गया। अब फिर 2001 के दिसंबर 31 को ह्रास लगाएंगे। ह्रास खाता को कितना रुपए? 10,000। क्योंकि इस हाइट पद्धति तो ह्रास कितना लगेगा? यही 10,000 लगेगा। अब 45,500 में 10,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 35,500। फिर से बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए आपको शेष निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 45,500 45,500। इससे तो क्या लिखेंगे? दिसंबर 31 को शेष ले गए। हो गया। अब ये 2 साल का बन गया। तीसरे मतलब 2002 में 2002 के जनवरी 1 को यूनाइटेड से लाया गया। ठीक, और कितना लिखेंगे? 35,500 और उसके बाद इसको ऐसे बंद करेंगे। ठीक, तो ये आपका 2 साल का मशीन खाता तैयार। क्लियर है? रोकड़ खाता 55,500, ह्रास लगा दिए 10,000 क्रेडिट ट्रक में और उसी समय वहीं पर शेष निकालेंगे। 31 तारीख को शेष लेंगे। अब इस शेष को अगले साल लाएंगे, फिर ह्रास लगाए, फिर शेष निकाले और ह्रास लाके बनाए। जितने साल का बोलेगा उतने साल का बनाने के बाद उसके नेक्स्ट ईयर आप शेष लाके क्लोज करोगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपका मशीन खाता बनता है। ये आपका
क्योंकि ये स्थायी किस पद्धति है, तो स्थायी किस पद्धति में ह्रास एक समान हर साल लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर पहला ट्राई करेंगे आपकी बुक का। ठीक है, तो जितना मैंने बताया ये समझ में आया। ठीक है, इससे कुछ और थ्योरिकल पार्ट है जिसको मैं बता देता हूं, आप लोग पढ़ेंगे। जैसे स्थायी किस पद्धति के गुण, पहला पॉइंट होता है स्थायी किस पद्धति के गुण जिसमें उपयुक्तता। उपयुक्तता मतलब यह प्रणाली कम लागत वाली संपत्तियों के लिए अधिक उपयोग मानी जाती है। जैसे 5,000, 10,000, 50,000 तक, मतलब कम जिसका मूल्य होगा उसके लिए बहुत अच्छा, लेकिन बड़ी बड़ी संपत्तियों के लिए ये अनुपयोगी है। क्यों? क्योंकि इसका मूल्य क्या होता है, जब आप हर साल एक ही ह्रास लगाओगे। जैसे आपकी मशीन का कीमत 10,000 है और आप हर साल 1,000 लगाते जाओगे तो 10 साल में आपका मशीन का कीमत क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति तो हो नहीं सकती। आप मशीन को बेचोगे तो आपको कुछ पैसा तो जरूर मिलेगा। ठीक, इसलिए बड़ी संपत्तियों के लिए उपयोगी नहीं है, छोटी संपत्तियों के लिए अच्छा है। सरल सीधी गणना प्रणाली अर्थात स्थिर प्रभार पद्धति से हर्षण लगाना अत्यंत सरल है। देखो एक बार 10,000 रुपए निकाल दिए, उसके बाद हर साल 10,000 लगाते रहेंगे, सरल है। अगला पॉइंट बोलता है पूर्ण मूल्य तक गणना। स्थिर ह्रास पद्धति के अंतर्गत संपत्ति के मूल्य में शून्य होने तक की गणना की जाती है। इसके व्यापार को लाभ होता है संपत्ति के पूर्ण मूल्य में ह्रास द्वारा व्यवस्था कर लेना। अगला होता है लाभ हानि का उचित प्रभाव। इस प्रणाली से ह्रास की रकम एक समान होती है। संपत्तियों के प्रारंभिक वर्षों में गिरावट कम व अंतिम वर्षों में अधिक, लेकिन इस पद्धति में प्रत्येक ह्रास एक समान होने से लाभ हानि की गणना समान प्रभावित होती है। क्योंकि आप ह्रास एक ही जैसा लगाते जाओगे, ये आगे बढ़ते जाएगा तो भी आप क्या लगाओगे, 10 10 10 10 10 करके लगा दीजिए। अगला बोलता है स्थायी किस पद्धति के दोष। अब दोष भी है, जैसे लाभ दिया था तो इसके दोष भी दिया है। पहला बोलता है प्रति वर्ष एक समान ह्रास। इस पद्धति में ह्रास की रकम प्रति वर्ष एक समान होती है या उचित नहीं, क्योंकि जब मशीन पूरी हो जाए तब उसकी घिसावट अधिक हो जाती है और प्रारंभिक विश्व में कम। अब जैसे जैसे मशीन पुराना होते जाएगा तो उसमें घिसावट ज्यादा होगा, मशीन ज्यादा खराब होगी तो उसकी कीमत भी कम होगी। तो ह्रास आप हर साल एक ही लगाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद व्यवहारिकता का अभाव, इसमें व्यवहारिकता का अभाव पड़ता है। ठीक है, अगला बोलता है वर्षों के मध्य खरीदी गई संपत्ति की पुनः गणना। जब वर्तमान संपत्ति में कुछ नई मशीन जोड़ दी जाती है तब ह्रास की गणना प्रारंभ से पुनः करनी पड़ती है। इस प्रकार जब जब नवीनीकरण होगा तब तब गणना करनी पड़ेगी। मतलब जब भी आप मशीन को खरीदोगे, देखना आगे आएगा, जैसे हम नया मशीन ऐड करते जाते हैं तब भी हमको क्या करना पड़ेगा, मशीन की फिर से गणना करना पड़ेगा शुरू से। इसलिए मशीन क्या है, यह विधि अनुपयुक्त मानी जाती है। और विनियोग पर वृद्धि का आयोजन नहीं। अगर आप कोई विनियोग करते हो, विनियोग करने के बाद उस पर अगर आप कोई खर्च करना चाहते हो तो ये अनुपयोग है। क्लियर? तो ये तो था इसके गुण और दोष। उसके बाद इसमें क्या क्या जनरल प्रविष्टि होगा वो बताया है। जैसे बोलता है मूल्य ह्रास की गणना करने की जनरल प्रविष्टि। बोलता है जब संपत्ति को क्रय करेंगे, यदि कोई संपत्ति क्रय करोगे तो संपत्ति खाता, जैसे मशीन खरीदा तो मैं बताया था ना, मशीन क्रय खाता डेबिट या मशीन खाता डेबिट रोकड़ या बैंक खाता से। ह्रास लगाने पर होता है ह्रास खाता डेबिट मशीन खाता या संपत्ति खाता से। लाभ हानि पर होता है लाभ हानि खाता डेबिट ह्रास खाता से। संपत्ति बेचने पर होता है रोकड़ या बैंक खाता डेबिट संपत्ति खाता से। लाभ होने पर होता है संपत्ति खाता डेबिट लाभ हानि से, और हानि होने पर होता है लाभ हानि खाता डेबिट संपत्ति खाता से। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर दूसरा, वहां पहला और दूसरा, और इससे संबंधित कुछ थ्योरी पार्ट मैंने पढ़ाया। आप लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और उदाहरण नंबर तीसरा ट्राई करेंगे, बन जाएगा आराम से। इजी क्वेश्चन है, मैं इसके आगे का क्वेश्चन कर रहा हूँ। जितना मैंने पढ़ाया क्लियर है?